हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो। आज की ये वीडियो एनिमे की टॉप 10 की रैंकिंग पर होने वाली है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या देखे तो ये वीडियो आपके लिए है, और ये वीडियो आपके लिए मजेदार और तब हो जाएगी जब आप एक एक्शन लवर एनिमे होंगे। इसमें से कुछ ऐसे भी एनिमेस हैं जिसमें एक्शंस तो है ही, साथ में एडवेंचर भी है, तो यानी कि आप एक्शन के साथ साथ एडवेंचर्स भी देख सकते हो इस एनिमे में। आई नो कि इसमें से कुछ एनिमेस को आपने देखा होगा, पर इट्स माय प्रॉमिस इसमें से कुछ ऐसे भी एनिमेस हैं जिसको आप देख के खुशी से पागल हो जाओगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक पुरानी वाली गुजारिश है, अगर इस चैनल पर आप नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। वेल, इस टॉप 10 की रैंकिंग में नंबर 10 पर है मैशले मैजिक एंड मसल, जिसको IMDb में 7.6 की रेटिंग मिली है। अगर आप एक ऐसे एनिमे को देखना चाहते हो जिसमें एक्शंस तो हो ही, उसके साथ साथ आपको कॉमेडी और मजा भी मिले, तो ये एनिमे आपके लिए परफेक्ट एनिमे होगी। ये एनिमे पूरी तरह से एक मैजिकल वर्ल्ड के ऊपर बेस्ड है। अगर किसी भी सिविलियंस को मैजिक नहीं आता है तो वहाँ के ऑफिसर उसे अरेस्ट करके उसे मार भी देते हैं। तो गाइस, सबसे मजेदार बात यहाँ पर यह है कि हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसको मैजिक करना आता ही नहीं है, वो मैजिक यूज ही नहीं कर सकता है। पर बिना मैजिकल पावर के हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है मैश, वो फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लाइक साइतामा की तरह। अब हमारे मैश को एक चैलेंज दिया जाता है, उसको मैजिकल एकेडमी में एडमिशन लेके डिवाइन विजनरी बनना था। डिवाइन विजनरी सिर्फ वही बन पाता है जो डिवाइन विजनरी के सिलेक्शन एग्जाम को क्लियर कर पाता है। अब इस एग्जाम को भी सिर्फ वही क्लियर कर सकता है जिसकी मैजिकल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अब मैश के सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज था, बिना मैजिकल पावर और बिना किसी को पता चले डिवाइन विजनरी के टाइटल को उसको जीतना था। अब वो कैसे इस टाइटल को जीतेगा वो हम इस एनिमे में देखेंगे। इसके बाद नंबर 9 पर है विंड ब्रेकर, जो हाल ही में रिलीज हुई है एंड इस एनिमे को IMDb में 7.7 की रेटिंग मिली है। अगर आपको सिर्फ एक एक्शन टाइप के एनिमे को देखना है तो ये एनिमे आपके लिस्ट के लिए एकदम परफेक्ट रहेगी। हाँ, बीच बीच में कुछ कॉमेडी सीन्स भी हैं जो कि हमारे साकुरा मेन प्रोटैगनिस्ट को पसंद ही नहीं आता है। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट साकुरा अपने शहर से माइग्रेट होकर एक दूसरे शहर में आता है। यहाँ पर वो बोथ फ्यूरियन के हाई स्कूल में एडमिशन लेता है। हमारे साकुरा का सिर्फ एक ही सबसे इंपॉर्टेंट ड्रीम था, वो था बिकम अ स्ट्रॉन्गर मैन इन द वर्ल्ड, और इसके लिए उसको फाइट करना सबसे ज्यादा पसंद था। बिकॉज ऑफ साकुरा की कुछ बुरी यादें जुड़ी होती हैं उसके पुराने वाले शहर से लेके, इसीलिए उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनना था। स्पेशली बोथ फ्यूरियन हाई स्कूल स्टडी के लिए नहीं था, बल्कि ये एक प्रोटेक्शन की तरह काम करते थे। अगर एक सिंपल वर्ड में आंसर दो तो बोथ फ्यूरियन के स्टूडेंट्स सभी सिविलियंस को प्रोटेक्ट करते थे जो भी उनको तंग करता था। कुछ साल पहले की बात है जब जापान में गुंडागर्दी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है, तो उनको रोकने के लिए जापान के लोगों ने बोथ फ्यूरियन हाई स्कूल को बनाया, और यहाँ के जो स्टूडेंट्स थे वो सभी उन गुंडों को मार के भगाने का काम करते थे। अब कहने के तो ये सिर्फ एक स्टूडेंट थे, बट इनके ग्रुप में एक से एक स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर थे जो अकेले पूरी स्क्वाड को हराने का दम रखते थे। एंड सेम लाइक हमारा साकुरा भी वैसा ही था। अब इस एकेडमी में आने के बाद साकुरा की मुलाकात उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर से होती है, जो कि एक नहीं थे बल्कि काफी लोग थे। अब बोथ फ्यूरियन आने के बाद साकुरा की सोच लोगों को लेके कैसे बदलती है वो हम इस एनिमे में देखेंगे। तो गाइस, इसको भी अपने वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करना, काफी मजेदार एनिमे है। इसके बाद नंबर 8 पर है मेटालिक रोग, जिसको IMDb में 8.1 की रेटिंग मिली है। हालांकि इस एनिमे को मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया, पर इसके जितने भी एपिसोड्स को मैंने देखा है वो काफी कमाल के हैं। अभी तक इसने मुझे कहीं पर भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। मोस्ट ऑफ द एनिमे में हमें ये दिखाया जाता है कि जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो एक बॉय होता है, और जो कि बहुत सारी पावर्स से पॉजेस होता है, और उसी पावर्स से वो सबसे फाइट करता है, जो कि हम देखने में काफी हमें कूल भी लगता है। पर ये एनिमे पूरी तरह से अपोजिट है। इसकी जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो एक फीमेल है जो कि कुछ स्पेशल पावर्स से पजेस है। बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारी जो मेन प्रोटैगनिस्ट है रोग, वो मार्स प्लेनेट से अर्थ पर आती है, वो एक नियन होती है। अब ये नियंस कौन होते थे? बेसिकली ये अर्थ लिंक के लिए एक एलियंस थे जो कि कुछ साल पहले हमारी हेल्प के लिए अर्थ पर आए थे। अब ये नियंस हम ह्यूमन से पूरी तरह से अलग होते थे, क्योंकि ये एक एडवांस AI ह्यूमंस होते थे। अब ये होते थे एक रोबोट ही थे, पर ये वो सभी काम कर सकते थे जो हम ह्यूमंस कर सकते थे। अब हमारी जो मेन प्रोटैगनिस्ट रोग है उसको एक मिशन दिया जाता है कि अर्थ पर जाके सभी 9 इमॉर्टल्स को खत्म करना। अब ये सभी 9 इमॉर्टल्स होते तो नियंस ही थे, पर ये एक नॉर्मल नियंस के कंपेयर में 1000 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल थे, क्योंकि इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की भी एबिलिटी थी। ये खुद को ट्रांसफॉर्म करके और ज्यादा पावरफुल हो सकते थे। पर हमारी रोग के पास भी कुछ स्पेशल पावर्स है, वो भी खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। अब आखिर रोग इन 9 इमॉर्टल्स को ढूंढ ढूंढ के क्यों मारती है, वो जानने के लिए आपको इस एनिमे को देखना पड़ेगा, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके बाद नंबर 7 पर है पैरासाइट द मैगजीन, जिसको IMDb में 8.3 की रेटिंग मिली है। हालांकि एनिमे थोड़ी सी ओल्ड है, पर ये एनिमे आपको डेथ नोट वाली वाइब दिलाएगी। आसमान से एक पैरासाइट आता है जो कि हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के बॉडी के अंदर घुस जाता है, और उसी पैरासाइट की वजह से हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को कुछ स्पेशल पावर्स मिलती है। अब भाई, कोई काइजू से इसको कंपेयर मत कर लेना, काइजू वालों ने इनका कॉपी करके बनाया है। वैसे इस लिस्ट में काइजू वाली एनिमे भी है, कहीं ऊपर दूसरे तीसरे पर दिखेगी, वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। सच कहूं तो अगर वो पैरासाइट शिनिची के ब्रेन तक पहुंच जाता तो शिनिची का गेम वहीं पर ओवर हो जाता, सुपर हीरो बनने से पहले ही, क्योंकि ये सभी जो पैरासाइट होते थे वो बेसिकली सभी के माइंड पर अटैक करते थे। अगर इस पैरासाइट को तुमने अपने
अपने ब्रेन तक पहुंचने से पहले रोक दिया तब तो तुम इस पैरासाइट को ऑब्वियसली कंट्रोल कर लोगे, अदरवाइज ये तुम्हें कंट्रोल करेगा एज अ ज़ॉम्बी की तरह। अब ऐसे ही बहुत सारे पैरासाइट अपीयर होते हैं जो कि ह्यूमंस की बॉडी को अपना होस्ट बना के उन्हें कंट्रोल करते हैं और दूसरे ह्यूमंस को खत्म करने लगते हैं। पर हमारा शिनिची अपने पैरासाइट मैगी की पावर्स का यूज करके दूसरे बुरे पैरासाइट्स को खत्म करता है। एंड इसी बीच में हम देखते हैं कि एक पैरासाइट शिनिची की मॉम को भी मार देता है। स्टार्टिंग की फेज में शिनिची हमारे एक्सपेक्टेशन से कुछ ज्यादा ही वीक होता है, पर जब वो मरने वाला होता है एंड मैगी उसके बॉडी के साथ खुद को मर्ज करती है एंड दैट मोमेंट वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो जाता है। तब एनिमे को देखने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है। अब शिनिची के लिए सबसे बड़ा टास्क ये था कि उसे खुद से 6 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एक पैरासाइट को हराना था। अब वो उसे कैसे हराएगा वो हम इस एनिमे में देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस एनिमे में सिर्फ एक्शन ही है, पर इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा लव रोमांस भी देखने को मिलेगा, तो इस एनिमे को भी अपनी वॉच लिस्ट में जरूर ऐड कर लेना। वेल, इसके बाद नंबर 6 पर है हाल ही में रिलीज हुई काइजू नंबर 8 की एनिमे, जिसको IMDb में 8.3 की रेटिंग मिली है। इस एनिमे को आप चाह के भी स्किप नहीं कर पाओगे। अगर आपको एक सुपर हीरो टाइप की एनिमे देखनी है जिसमें आपको कॉमेडी मिले, एक्शन मिले, थोड़ा सा लव इंटरेस्ट भी देखने को मिले, ये एनिमे आपके लिए एक परफेक्ट एनिमे है। हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट काफका की लाइफ का सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, वो है डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनना। हालांकि वो ऑफिसर तो नहीं बन पाता अपने डर की वजह से, लेकिन हम देखते हैं कि काफका के दोस्त रीनू के कहने पर काफका एक और बार अप्लाई करता है, अपना नाम देता है डिफेंस फोर्स के लिए एंड इस बार उसका नाम सिलेक्ट भी हो जाता है। काइजू को मारने के इरादे को लेकर चलने वाला हमारा काफका एक दिन ऐसा आया वो खुद ही एक काइजू बन जाता है। काफका की बॉडी के अंदर एक पैरासाइट घुस जाता है एंड उस पैरासाइट के घुसने के बाद उसको उस पैरासाइट की सभी पावर्स मिल जाती है। यूं कहूं कि वो ह्यूमन से काइजू में भी खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकता था। अब काइजू में ट्रांसफॉर्म होने के बाद काफका खुद से 1000 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब इस एनिमे में हम ये देखेंगे कि आखिर काफका कैसे काइजू बनके दूसरे काइजूस को मारता है, सभी सिविलियंस और ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। पर काफका के लिए सबसे बड़ा टास्क तो तब आता है जब उसके ही टक्कर का एक और काइजू अपीयर होता है जिसका नाम होता है काइजू नंबर 9। वैसे मैंने इस एनिमे के मांगे के सभी चैप्टर्स को क्लियर भी कर दिया है और उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है जिसकी वजह से मुझे इसके आगे के सभी इवेंट्स पता है। अगर उस वीडियो को आपको देखना है तो आपको मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी ड्रॉप कर दूंगा। इसके बाद नंबर 5 पर है स्पाई फैमिली, जिसको IMDb में 8.4 की रेटिंग मिली है। बिना किसी सुपरनेचुरल पावर और बिना किसी सुपरनेचुरल एबिलिटी की ये एनिमे का अलग ही लीग पर स्टैंड करती है। इस एनिमे में हमें एक्शन एंड कॉमेडी सीन्स भी भर भर के देखने को मिलते हैं। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट रोजर एक मिशन पर होता है एंड जिस मिशन को कंप्लीट करने के लिए वो एक फेक फैमिली भी बनाता है एंड इसके लिए वो एक बेटी को भी अडॉप्ट करता है और एक झूठ मूठ की शादी भी करता है। इस एनिमे का प्लॉट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार तो तब हो जाता है जब हमें पता चलता है कि उसकी जो वाइफ होती है वो एक क्रिमिनल होती है और उसकी बेटी एक टेलीपैथी होती है। एक छत के नीचे रह के ये लोग कैसे अपनी आइडेंटिटी को एक दूसरे से छुपाते हैं वो हम इस एनिमे में देखेंगे। बाय द वे, इस एनिमे में सबसे इंटरेस्टिंग अगर किसी का रोल है तो वो है आनिया का, क्योंकि वो सबके राज को जानती है, वो कैसे एक दूसरे के राज को छुपाती है वो भी हम इस एनिमे में देखेंगे। अभी तक इस एनिमे के टोटल 2 सीजन आ चुके हैं। अब इसके आगे की सीजन की भी तैयारी चल रही है, वो भी हमें जल्दी देखने को मिल सकता है। अगर इस एनिमे को आप फैमिली के साथ देखते हो तो और ज्यादा मजा आएगा। इसलिए इसके रैंकिंग में नंबर 4 पर है चैनसो मैन, जिसको IMDb में रेटिंग मिली है 8.4 की। मैं पहले आपको अलर्ट देता हूँ, इस एनिमे को अकेले और ईयरफोन जरूर लगा के देखना। इस एनिमे की स्टोरी बेस्ड है हमारे डेंजी के ऊपर, जिसके पास एक पपेट होता है और उसका वो पपेट एक डेविल होता है। इस एनिमे की प्लॉटिंग तब चेंज होती है जब उसके ही लोगों ने उसे मार के फेंक दिया था, पर उसका पपेट पोचिता उसकी जान बचाने के लिए उसके साथ मर्ज हो जाता है। नाउ अब डेंजी भी एक डेविल बन चुका है। डेंजी का बचपन से एक सपना था, उसका ये सपना था कि उसे 2 संतरे दबाने थे, खाने वाले संतरे नहीं, वो वाले संतरे, समझ गए ना। डेंजी को जैसे डेविल्स की पावर मिलती है हम देखते हैं कि डेविल हंटर के एसोसिएशन ने डेंजी को एक डेविल हंटर बना दिया है। नाउ अब वो डेविल हंटर भी बन चुका है। एजेंसी में जाते ही डेंजी को माँ की माँ कुछ ज्यादा ही पसंद आती है, उसको उससे प्यार हो जाता है, हवस वाला प्यार। हाँ, हवस वाला प्यार। इस एजेंसी में जितने भी डेविल हंटर्स थे उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स थी, हालांकि ये सभी पावर्स उनको एक डेविल से मिलती थी। इसके बाद नंबर 3 पर है सोलो लेवलिंग, जिसको IMDb में रेटिंग मिली है 8.6 की। वेल, मुझे इस एनिमे के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों ने इस एनिमे को जरूर देखा होगा, पर फिर भी जिन्होंने नहीं देखा मैं जरूर बता दूंगा। फैमिली की कंडीशन कुछ ज्यादा ही बुरी होती है एंड जिसको जिन्हों अपनी स्टडी को छोड़ के हंटर एसोसिएशन में शामिल हो जाता है। अब जैसे कि अलग अलग एनिमे की दुनिया में कुछ अलग अलग पावर्स या फिर कुछ अलग अलग एबिलिटी दिखाई जाती है एंड उसी एबिलिटी और पावर्स की मदद से हम उस एनिमे को आइडेंटिफाई करते हैं। एंड सोलो लेवलिंग की भी दुनिया में कुछ ऐसा ही एग्जिस्ट करता है जिसे हम डंजन्स कहते हैं। अब होता यह है कि सोलो लेवलिंग की दुनिया में कुछ डंजन्स अपने आप ही अपीयर होता है और इस डंजन्स में से
बहुत सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स अपीयर होने लगते हैं। अब इन डंजन्स को क्लियर करने के लिए अलग अलग कंट्रीज ने हंटर एसोसिएशन को बनाया था। अब इस हंटर एसोसिएशन में जितने भी हंटर्स काम करते थे वो जाके इस डंजन की रेड को क्लियर करते थे ताकि उन मॉन्स्टर्स को डंजन से बाहर ना आने दिया जाए और उसी डंजन में जाके उन्हें खत्म कर दिया जाए। स्पेशली सभी हंटर्स उस डंजन में जाते थे और यहाँ पर आने से रोकते थे और उसी डंजन में वो घुस के उनको मारते थे। पर इसी एक डबल डंजन में हमारे जिन्वू की किस्मत बदलती है जिसमें वो जाता है। अब इस रेड में काफी हंटर्स मारे जाते हैं क्योंकि उनका सामना एस रैंक की स्टैचू से होता है जो कि इनकी पावर्स के लेवल से कुछ ज्यादा ही ऊपर होता है। अब जिन्वू उन सभी को बचाने के लिए अपनी लाइफ को कर देता है सेक्रीफाइस, पर मरने के बाद कम बैक टू हिज लाइफ एंड उसके बाद वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वो मर के आने के बाद कुछ स्पेशल एबिलिटीज और पावर्स से पजेस होके आता है क्योंकि इस टाइम पर जिन्वू के पास एक सिस्टम है और वो सिस्टम जिन्वू को हर दिन स्ट्रॉन्ग बनाता रहता है। जिन्वू जिस भी पावर्स से पजेस है वो सभी पावर्स एसबोन की है जो कि शैडो मोनार्क का लीडर भी है। अगर एक सिंपल वर्ड में कहूं तो जिन्वू एसबोन का वेसल बन चुका है। और बाकी की स्टोरी को जानने के लिए इस एनिमे को जरूर देखो। इसके बाद नंबर 2 पर है निंजा कामुई जिसको IMDb में रेटिंग 8.8 की मिली है। ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि मैं कह रहा हूँ गाइस, इसका जो एक्शन सीन्स है उसका जो प्लॉटिंग है ये सोलो लेवलिंग को भी पीछे छोड़ता है। अगर एक एक्शन और रिवेंज एनिमे का दोनों का कॉम्बिनेशन वाला एनिमे देखना है तो ये एनिमे परफेक्ट एग्जांपल है इन दोनों के कॉम्बिनेशन के लिए। एपिसोड के स्टार्ट होते इसका सस्पेंस आपको खुद से बांध लेगा, आप यही सोचोगे What the fuck is going on here? कुछ निंजास जो कि अपनी ट्रू आइडेंटिटी को छुपा के एक नॉर्मल लाइफ को जी रहे थे। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि उन्हें एक एक करके मारा जाता है। इसमें से हमारा मेन हीरो भी है जिसकी वाइफ और उसके बच्चे को भी खत्म कर दिया जाता है उसके आंखों के ही सामने। इस एनिमे का एक्शन सीन इसकी सभी कमियों को छुपा देता है, लाइक इसका बीजीएम साउंड। हालांकि इसके बीजीएम साउंड में भी आप कभी फर्क नहीं समझ पाओगे, कुछ वही 1 या 2% का गैप होगा। अब वो अपनी वाइफ और बच्चे का बदला लेने के लिए निकल पड़ता है, पर इस रास्ते में उसका एक बेस्ट फ्रेंड भी है जो उसके अगेंस्ट खड़ा है। उसको अपना बदला तभी मिलेगा जब वो अपने बेस्ट फ्रेंड को मारेगा। इस एनिमे का जो मेन विलन है वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस एनिमे में कुछ सुपर नेचुरल निंजा टेक्निक्स भी हैं जो कि इसके इनकम्प्लीट होल को फील कर देती है। एनिमे का प्लॉट वाकई में काफी ऑसम है। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, इस एनिमे को जरूर ट्राई करो। वेल, इसलिए इसके सबसे टॉप पर है अवतार द लास्ट एयरबेंडर जिसको IMDb में 9.3 की रेटिंग मिली है। हालांकि ये एनिमे इन सभी एनिमेस में से कुछ ज्यादा ही पुरानी है, पर ये अब तक की सबसे खूबसूरत एनिमे है इन सभी लिस्ट में से। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपको एक्शन से भरी एडवेंचर और थोड़ी सी कॉमेडी और लव टाइप की आपको एनिमे देखनी है, ये एनिमे आपके लिए एक परफेक्ट एनिमे रहेगी। ये एनिमे आपको लाइफ को जीने का एक नया तरीका बता देगी। ये एनिमे 4 अलग अलग नेशंस के ऊपर बेस्ड है जैसे कि एयर बेंडर, वाटर बेंडर, फायर बेंडर एंड अर्थ बेंडर्स। ये सभी अलग अलग नेशंस के लोग अपने चारों नेचुरल एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते थे। कोई भी यूजर एक से ज्यादा 2 एलिमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता था। एक नेशन का ह्यूमन सिर्फ एक ही बेंडिंग को परफॉर्म करने की एबिलिटी को होल्ड कर सकता था, पर अवतार एक ऐसा ह्यूमन था जो कि इन सभी चारों एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता था। अवतार अपने एक ह्यूमन साइकिल को खत्म करने के बाद दोबारा अर्थ पर जन्म लेता था। इट मींस कि अवतार को कभी भी मारा नहीं जा सकता था। अवतार सभी चारों नेशंस में शांति बनाए रखने के लिए जन्म लेता था। उसका निर्माण ही उसी के लिए हुआ था। पर अचानक से हम देखते हैं कि अग्निदेव सभी नेशंस पर हमला बोल देता है और सभी बेंडर्स को अपना गुलाम बना लेता है। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम सिर्फ अवतार ही ऐसा था जो कि अग्निदेव का सामना कर सकता था। सिर्फ अवतार के अंदर ही इतनी पोटेंशियल थी कि वो अग्निदेव को हरा सकता था, बिकॉज वो चारों तत्वों को यूज कर सकता था। पर जब सभी नेशंस को अवतार की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब अवतार अचानक से ही कहीं गायब हो जाता है। जब अवतार 100 साल के बाद उस जमे हुए बर्फ से बाहर निकलता है और उसे पता चलता है कि अग्निदेव ने सभी बेंडर्स को अपना गुलाम बना लिया है और सभी नेशंस के ऊपर हमला बोल दिया है, तब वो रोकने के लिए उसे निकल पड़ता है। पर यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अवतार सिर्फ एयर बेंडिंग को ही परफॉर्म कर सकता है, उसे भी तीनों बेंडिंग को मास्टर करना बाकी था। अब अवतार कैसे अलग अलग जगह पर जाके इन तीनों एलिमेंट्स को मास्टर करता है वो हम इस एनिमे में देखेंगे। हालांकि मैंने इसके लाइव एक्शन सीरीज को भी ट्राई करने की कोशिश की, पर एक एपिसोड से मैं देख ही नहीं पाया। तो लास्ट में मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस एनिमे को जरूर आप एक बार ट्राई करें। इन बोनस के तौर पे मैं आपको इन सभी एनिमेस को डाउनलोड करने की एक निंजा वेबसाइट बता दूंगा। बॉलीफ्लिक्स से आपको इन सभी एनिमेस का डाउनलोड लिंक मिल जाएंगे, इवन उनके जिप फाइल के साथ। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।